हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय, थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये 11th के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में जो है बहुत ही पूछा जाता है। जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड है ये प्रमेय। तो पहला प्रमेय है, दो प्रमेय हैं इसमें से। तो पहला प्रमेय जो है ए पॉइंट है, जो कि समांतर अक्ष की प्रमेय है, जो कि इस वीडियो में हम समांतर अक्ष की प्रमेय को बताएंगे भी, इसका स्टेटमेंट बताएंगे, कथन क्या होता है, या समझ लीजिए कि समांतर अक्ष की प्रमेय होती क्या है, ये चीज़ बताएंगे। और साथ में इसकी उत्पत्ति भी बताएंगे, डेरिवेशन भी इसका बताएंगे कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, या फिर कह लीजिए डेरिवेशन कैसे करते हैं इसका, कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, समांतर अक्ष की प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं, इस तरह भी आ जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि समांतर अक्ष की प्रमेय क्या होती है, सिद्ध करिए। ठीक है, या फिर ऐसे कह दिया जाता है कि समांतर अक्ष की प्रमेय क्या है, ठीक है, और साथ में इसकी उत्पत्ति करिए। ठीक है, तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में समांतर अक्ष की प्रमेय का कथन बताएंगे, और साथ में जो है आपको इसकी उत्पत्ति करना भी बताएंगे कि उत्पत्ति कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए शॉर्टकट में कि प्रूफ करना, ठीक है, कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं फार्मूले को, इसके समांतर अक्ष की प्रमेय का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो है अगर आपको फ्री में पढ़ना है, तो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप पढ़ सकते हैं कोचिंग में। भाई बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जो है बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी वीडियो की। ठीक है, तो आप जो है कंटिन्यू क्लास कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कंटिन्यू क्लासें फिजिक्स की चल रही हैं। ठीक है, तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जोड़ सकते हैं और आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की या फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाहर कोचिंग में पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं देर न करते हुए। ठीक है, समांतर अक्ष की प्रमेय हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो अब हम जो है आपको कथन बताएंगे, इसका स्टेटमेंट पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको इसकी उत्पत्ति बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कथन पढ़ेंगे पहले। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है भाई, कथन को हम इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी मीडियम, यहाँ पर हिंदी मीडियम की क्लास और इंग्लिश मीडियम की क्लास दोनों चलती हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की क्लास भी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करेंगे, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी वीडियो की। ठीक है, क्योंकि अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं नहीं, तो इसलिए हम लाइव क्लास नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हम लाइव क्लास पढ़ा सकते हैं, इसलिए आप लोग हेल्प करिए हमारी, और आप लोग पढ़िए कंटिन्यू क्लास। जहाँ पर ना समझ में आए आप मेल हमारी आप इस पर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मेल पर आप अपनी जानकारी कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या फिर इसमें आप कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रमेय के अनुसार, और आप लोग ध्यान से ये भी समझिए कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में। इस प्रमेय के अनुसार
इस प्रमेय के अनुसार ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार तो कथन क्या है भाई इस प्रमेय के अनुसार कि किसी पिंड का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी पिंड का किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः, क्या भाई, किसी अक्ष के परितः, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि भाई कुछ स्टूडेंट से जानकारी मिली हमें कि भाई नोट्स भी चाहिए सर, तो इसलिए हमको लिखना भी पड़ता है, क्या करें, नहीं तो ऐसे बोल के हमें मैं लिखा देता था ऐसे। ऑनलाइन क्लासेस में यही सारी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट कैसे फिर नोट्स बनाए, इसलिए जो है हमको लिख कर भी लिखना भी पड़ता है, फिर समझाना भी पड़ता है, ठीक है। तो किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः, बिल्कुल सिंपल सा है इसमें, ठीक है। परितः जड़त्व आघूर्ण आई, जड़त्व आघूर्ण आई दी गई अक्ष के समांतर, दी गई अक्ष के समांतर पिंड के द्रव्यमान केंद्र से, क्या भाई, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान केंद्र समझ रहे हो ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र से, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी द्रव्यमान केंद्र वाली, सेंटर ऑफ मास, तो आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या कहा मैंने कि समांतर, ठीक है, दी गई अक्ष के समांतर पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, क्या, गुजरने वाली अक्ष के परितः, अक्ष के परितः पिंड के जड़त्वाघूर्ण, क्या भाई, पिंड के जड़त्वाघूर्ण, पिंड के जड़त्वाघूर्ण, ठीक है। क्या भाई, पिंड के जड़त्वाघूर्ण भाई आईसीएम, भाई कैसे, आप पूछेंगे कैसे, भाई सेंटर ऑफ मास ना, बताया क्या जा रहा है कि समांतर अक्ष के समांतर पिंड के द्रव्यमान केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली अक्ष के परितः पिंड के जड़त्वाघूर्ण आईसीएम, समझ रहे हैं ना। तथा अगर आपने, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने द्रव्यमान केंद्र चैप्टर नहीं पढ़ा तो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं आप, सेंटर ऑफ मास चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। और आपको जहाँ पे डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आपको जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो जड़त्वाघूर्ण आईसीएम तथा पिंड के द्रव्यमान, भाई पिंड के द्रव्यमान, ठीक है, पिंड के द्रव्यमान व दोनों, क्या, दोनों अक्ष, क्या, दोनों अक्षों के बीच, दोनों, क्या भाई, अक्षों के बीच, अभी मैं आपको फिगर भी इसका दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के, क्या, दूरी के वर्ग के गुणनफल
के एम डी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, एम डी स्क्वायर गुणनफल एम डी स्क्वायर के योग के बराबर, क्या भाई, बराबर होता है। समझ गए ना, ठीक है। तो भाई सिंपल है कि बिल्कुल सिंपल सा है कथन, देख लीजिए आप, समझ लीजिए। किसी पिंड का, मान लीजिए एक पिंड ले लिया छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। चलिए मैं कैप ले लेता हूँ पेन का, ये एक कैप है, ठीक है। मान लीजिए ये एक पिंड है, ठीक है, ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। आप देख लिया, ठीक है। तो किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः, ठीक है, एक मान लीजिए ये एक्सिस है सीधी, ठीक है, तो इस अक्ष के परितः रोटेट करा रहा है, ठीक है, घूर्णन कर रहा है, ठीक है। तो इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जो है दी गई अक्ष के समांतर, ये जो अक्ष है, ठीक है, और इस अक्ष के समांतर एक और अक्ष है, ठीक है। तो ये अक्ष हो गया और ये अक्ष हो गया, तो इस अक्ष के समांतर ये अक्ष हो गया, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि दी गई अक्ष के समांतर पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः, मान लीजिए कि ये अक्ष दी गई अक्ष है, ठीक है, और इसके समांतर ये अक्ष है, ठीक है। तो इस अक्ष के का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर मैं उंगली दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान केंद्र से ये वाली अक्ष क्या है, गुजर रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि दी गई अक्ष के समांतर पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण आईसीएम, ठीक है। जो अक्ष ये है, इस जो अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजर के आ रही है, उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो आईसीएम है। और जो दी गई अक्ष है भाई, ये दी गई अक्ष है, तो दी गई अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण है वो आई है, ठीक है। तो इसके परितः जो जड़त्वाघूर्ण हो रहा है वो आई है, और जो ये सेंटर ऑफ मास से गुजर कर जा रही है अक्ष, उसका जो है जड़त्वाघूर्ण आईसीएम है, ठीक है, समझ गए ना। तथा पिंड के द्रव्यमान एम, जो ये अक्ष था इधर इस साइड में, ठीक है, तो इस अक्ष से जो है थोड़ी दूर पर एक पिंड है छोटा सा, ठीक है। तो उस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, अब ये दो अक्ष हैं और इन दोनों अक्षों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस मतलब डी, ठीक है, क्या होगी, डी होगी। तो द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उस लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल, मतलब m द्रव्यमान हो गया और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी d हो गई, और d का स्क्वायर मतलब दूरी के वर्ग के, तो द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका क्या निकला भाई, अर्थात, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अर्थात मतलब अर्थात भाई, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई कि आई बराबर, मैं जो बता रहा था, आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, आई सी एम प्लस का एम डी स्क्वायर, समझ गए ना। ये हमारा समांतर अक्ष की प्रमेय का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी की हम लोग उत्पत्ति करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, समझ गए ना। तो आई बराबर आई सी एम प्लस का एम डी स्क्वायर, समझ गए ना। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। तो अब यहाँ पर भाई आई क्या है, आई सी एम क्या है, एम क्या है, डी स्क्वायर क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप जान लें, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या जहाँ पर लिखना पड़ेगा भाई,
जान लीजिए, जहां कैपिटल एम क्या है भाई, ठीक है। तो कैपिटल एम जो है वो पिंड का द्रव्यमान है, ठीक है। डी भाई क्या है, स्मॉल डी, मैंने बताया था दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, समझ गए ना, है ना। तो मैंने क्या कहा कि m क्या है भाई, पिंड का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और d क्या हो गया, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी हो गई, समझ गए ना। और भाई यहां पर ICM क्या है, ICM क्या है भाई, तो ICM जो है जड़त्व आघूर्ण है। कौन सा जड़त्व आघूर्ण है भाई, समांतर, जो दी गई अक्ष के समांतर पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण ICM है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण है ये, समझ गए ना। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण है ये, समझ गए ना। और एम पता चल गया, डी पता चल गया, ICM क्या है, और आई क्या है भाई, ये जो दी गई अक्ष है उसके परितः जड़त्वाघूर्ण आई है, ठीक है। तो आई को लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको इसकी उत्पत्ति करना बताएंगे। जो ये I बराबर ICM प्लस MD² है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपने सीख लिया, स्टेटमेंट क्या होता है, और स्टेटमेंट के बारे में जान लिया कि स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी जान लिया। स्टेटमेंट में ये वैल्यूज़ क्या हैं, इनका मीन्स क्या है, जहाँ पर m क्या है, d क्या है, ICM, ये सारी चीज़ें जान ली हैं। अब हम आपको इसका इस जो फार्मूला है, इस फार्मूले की उत्पत्ति करना बताएंगे कि इस फार्मूले को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपनी नोट्स बनाते चलिए साथ में, ठीक है। राइट मैं इसीलिए कर रहा हूँ, नहीं सिंपल सा शॉर्टकट मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ और ऐसे ही इसको जो है समझा दूँ, लिखूँ ना, ठीक है। मैं इसलिए राइट कर रहा हूँ साथ में कि आप लोग, ताकि आप लोगों को नोट्स भी मिल जाए, ठीक है। कुछ लोग चैनल, आपको कुछ चैनल मिलेंगे, उसमें से आपको टेलीग्राम पे जाना है, फिर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर कंटिन्यू क्लास करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। अब हम आपको उत्पत्ति करना बताएंगे, अब हम आपको उत्पत्ति बताएंगे, डेरिवेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए भाई, ठीक है। तो मैं आपको पहले थियोरी इसकी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको फिगर में समझाता हूँ, क्योंकि थियोरी लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। नहीं तो वीडियो इतनी बड़ी ना हो, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, ठीक है। पहले उत्पत्ति जो है देख लीजिए, ठीक है। थियोरी, माना माना जा रहा है, ठीक है। माना एक समतल पटल, माना एक समतल पटल, ठीक है। माना एक समतल पटल
इसको बोलते हैं प्लेन। प्लेन का मतलब समतल और पटल का मतलब लैमिना। ठीक है भाई। इंग्लिश भी साथ में, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोग साथ में इंग्लिश भी सीखते चलिए, क्योंकि अगर आप बीएससी करेंगे मान लीजिए तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। वैसे एक्चुअली ये भी बात है कि हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट को जैसे एमएससी भी करना रहता है, फिजिक्स से आगे प्रोफेसर बनना है, तो फिर उसके लिए इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, आगे इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं साथ में जहाँ तक हो सकता है मुझसे, मैं वहाँ पे इंग्लिश भी आपको शो कर दूंगा। ठीक है, तो माना एक समतल पटल प्लेन लैमिना का द्रव्यमान, समतल पटल का द्रव्यमान, समतल पटल का द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र सी है। भाई माना एक समतल पटल, ठीक है, का द्रव्यमान केंद्र सी है तथा, ठीक है, तथा समतल पटल का द्रव्यमान, भाई समतल पटल का द्रव्यमान केंद्र सी है तथा समतल पटल का जो है द्रव्यमान, भाई ठीक है, तथा समतल पटल का, समतल पटल का द्रव्यमान, भाई जो समतल पटल है उसका द्रव्यमान क्या है, ये चीज़ लिखना है हमें। ठीक है, तो पहले क्या लिखा मैंने, माना एक, बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने माना कि एक समतल पटल है, ठीक है, समतल पटल का जो द्रव्यमान केंद्र है वो सी है तथा समतल पटल का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, ठीक है, समझ रहे हैं ना, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान है वो m है। क्या है भाई, m है। ठीक है, तो जो समतल पटल का द्रव्यमान उसे m से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो m हो गया। ठीक है, क्या है भाई, m है, तथा समतल पटल का द्रव्यमान m है। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक है, अब क्या कि इसके तल में स्थित, इसके तल में, इसके तल में स्थित, क्या भाई, इसके तल में स्थित, इसके तल में स्थित अक्ष, इसके तल में स्थित अक्ष ए बी, कौन सा अक्ष, ए बी अक्ष, ठीक है, ए बी के परितः, ए बी के परितः पटल का जड़त्वाघूर्ण, क्या भाई, पटल का जड़त्वाघूर्ण भाई समझ में आ रहा है ना। मैं यहाँ पे माना जा रहा है, ये मत समझिए कि, ठीक है, यहाँ सपोज किया जा रहा है कि एक समतल पटल है और उस समतल पटल का द्रव्यमान केंद्र सी है। ठीक है, तो और समतल पटल का जो द्रव्यमान है वो m है, समझ गए ना। इसके तल है, इसमें एक तल है, ठीक है, इसके तल में जो है स्थित अक्ष है ए बी, ठीक है, और उस ए बी के परितः पटल का जड़त्व आघूर्ण जो है वो I है। क्या है, I है, तथा ये जो ए बी अक्ष है ना, तथा ए बी अक्ष के समांतर, ए बी क्या, ए बी अक्ष के समांतर, ए बी अक्ष के समांतर एक अक्ष है, समझ गए ना। तो ए बी अक्ष के समांतर पटल के द्रव्यमान केंद्र, पटल के द्रव्यमान केंद्र से गुजर, द्रव्यमान केंद्र सी जो है, ये जो माना है, ठीक है, तो समांतर पटल के द्रव्यमान केंद्र सी से गुजरने वाली, क्या, सी से गुजरने वाली, सी से गुजरने वाली अक्ष
डी ई है। क्या है? डी ई। समझ गए ना? क्या है? डी ई। अब हम आपको यहाँ पर फिगर भी बताए दे रहे हैं, फिगर में भी समझाए दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये समांतर अक्ष है। क्या है? समांतर अक्ष के प्रमेय का जो है फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पर आप फिगर देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं फिगर कह रहा था दिखाने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिगर से ही आपको सारी चीज़ें, वो थ्योरी आप फिगर देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस प्रमेय में। ठीक है, तो ये फिगर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भाई मैंने क्या कहा था कि माना मैंने एक समतल पटल, ये एक समतल पटल है, मैंने माना, ठीक है, सपोज किया, ये पॉइंट ध्यान देना, मैंने माना है कि एक ये समतल पटल प्लेन लैमिना है। ठीक है, प्लेन लैमिना एक समतल पटल है और इसका द्रव्यमान जो है वो कैपिटल एम के बराबर है। क्या है भाई? इसका टोटल का जो है द्रव्यमान जो है वो कैपिटल एम के बराबर है। किसके बराबर है? कैपिटल एम के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो इस बड़े समतल पटल में एक छोटा सा बिंदु दिख रहा है और ये एक छोटा कण है और इस कण का द्रव्यमान स्मॉल एम है। समझ रहे हैं ना बात को हमारे? ठीक है, अब पहले बता दें आपको कि ये एक अक्ष है, दी गई अक्ष है, और इस अक्ष के समांतर ये दूसरी अक्ष है, और ये जो दूसरा, ये जो समतल पटल है इसमें एक द्रव्यमान केंद्र है, वो सी है ये। ठीक है, ये सी जो है ये द्रव्यमान केंद्र है। ठीक है, और ये दोनों अक्षों के बीच की जो है दूरी डी है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो त्रिज्या है, या इस अक्ष से लेकर यहाँ पर एम तक, ये कण तक जो है जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, ये ए बी जो है एक अक्ष हो गई और ये जो डी ई है ये दूसरी अक्ष हो गई। तो ए बी अक्ष के समांतर डी ई अक्ष है। ठीक है, जो कि सी द्रव्यमान केंद्र, समतल पटल के द्रव्यमान केंद्र सी से गुजरने वाली अक्ष है ये डी ई। ठीक है, तो अब हम आपको समझाते हैं कि माना एक समतल पटल, मैंने थियरी में जो लिखी है आप बैक करके आप देख लेना। ठीक है, तो मैंने माना कि एक समतल पटल हो गया। ठीक है, जिसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो सी है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान जो है वो कैपिटल एम के बराबर है। ठीक है, अब इसके तल में स्थित अक्ष जो है एक ए बी अक्ष है, इसके तल में स्थित एक ए बी अक्ष हो गया। ठीक है, ये ए बी अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो, ये ए बी अक्ष हो गया। ठीक है, ये क्या है? ए बी अक्ष हो गया। ठीक है, और इस अक्ष ए बी अक्ष के समांतर ये डी ई अक्ष हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे भाई? डी ई अक्ष। आपको दिक्कत ना हो समझने में इसलिए मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, अन्यथा यहाँ पर आप अगर नोट्स बनाइएगा तो ये चीज़ें नहीं लिखिएगा। यहाँ पर फिगर के पास आप वहाँ पर मान रहे हो ना, सपोज में थियोरी में लिख रहे हो ना कि भाई माना एक समतल पटल, ठीक है, जिसका द्रव्यमान केंद्र, समतल पटल का द्रव्यमान केंद्र सी हो गया। ठीक है, और इसका समतल पटल, पूरे समतल पटल का द्रव्यमान कैपिटल एम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख चुके हो ना थियोरी में, तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं आपको समझाने के लिए ये लिख दिया हूँ कि ये ए बी अक्ष है और ये डी ई अक्ष है। ठीक है, मतलब ए बी अक्ष के समांतर डी ई अक्ष है, जो कि केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए कि इसके तल में स्थित अक्ष ए बी, ठीक है, इसके तल में भाई ए बी अक्ष स्थित है ना, तो ए बी के परितः जो है पटल का जड़त्व आघूर्ण क्या है भाई? इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण हो रही है वो आई है। ठीक है, और जो ए बी के समांतर अक्ष है, ठीक है, ए बी के समांतर जो कि द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है ना, ये डी ई अक्ष दिख रहे हैं ना आपको बिल्कुल साफ साफ, ये द्रव्यमान केंद्र सी है, ये ए बी अक्ष है, ए बी अक्ष के समांतर डी ई अक्ष है, और डी ई अक्ष ये समतल पटल का द्रव्यमान केंद्र सी है, जिससे होकर ये डी ई अक्ष गुजर रही है। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र सी से गुजरने वाले अक्ष डी ई के परितः
पटल का जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो ICM होगा। क्या होगा? ICM। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है तो CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, इसलिए ICM लिख दिया गया। तो सेंटर ऑफ मास से ये गुजर रहा है ये अक्ष, इसलिए इसका जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो ICM होगा। और जो AB है वो समतल पटल का अक्ष है। ठीक है, तो इसलिए इसका जड़त्वाघूर्ण I होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो और दोनों अक्ष, ये एक AB अक्ष हो गया और DE अक्ष, इन दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? D है। देख लीजिए आप, D लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों अक्षों के बीच की दूरी D हो गई। ठीक है, और इस समतल पटल का द्रव्यमान M हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, समतल पटल का सेंटर ऑफ मास C हो गया, द्रव्यमान केंद्र C हो गया। AB अक्ष हो गया, AB अक्ष का जड़त्वाघूर्ण I हो गया। DE अक्ष भाई द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, इसलिए इसका जड़त्वाघूर्ण ICM हो गया। ठीक है, तो आपको फिगर में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको ले चलते हैं उत्पत्ति में। ठीक है, तो भाई गुजरने वाली अक्ष DE के परितः, क्या? DE के परितः पटल का जड़त्वाघूर्ण ICM। क्या भाई? ICM मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, ICM है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और भाई दोनों अक्षों के बीच की दूरी भी लिखना है ना इसमें। दोनों अक्षों के बीच की दूरी, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी D है। समझ गए ना? तो क्या कि दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी D है, देखा है आपने चित्र में। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आया तो आप बैक करके जो है आप चित्र देख सकते हैं इसका। अब हम आपको चित्र एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं चित्र में। ठीक है, आप लोग चित्र में देख लीजिए एक बार फिर से। तो चित्र में भाई क्या था कि भाई ये AB एक्सिस है। ठीक है, AB एक्सिस का जो है जड़त्वाघूर्ण I हो गया। DE एक्सिस हो गया जो AB के समांतर है, द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है ये अक्ष C से। ठीक है, तो DE अक्ष का जो है जड़त्वाघूर्ण ICM हो जाएगा। इस समतल पटल पूरा है, इसका कैपिटल M है, द्रव्यमान है। और ये जो अक्ष से थोड़ी दूर पर एक कण है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। और इसकी जो डिस्टेंस है इस अक्ष से यहाँ कण तक की, ये स्मॉल r है। ठीक है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी स्मॉल d हो गया। ठीक है, ये AB अक्ष है और ये DE अक्ष है जो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? आप कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट करके जरिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको उत्पत्ति में ले चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई उत्पत्ति। तो अक्ष DE के परितः, अक्ष DE के परितः, अक्ष DE के परितः। ठीक है, तो अक्ष DE के परितः पहले। ठीक है, तो कण का जड़त्वाघूर्ण, क्या भाई? कण का जड़त्वाघूर्ण, कण का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा भाई? mr²। समझ गए ना? अतः क्या भाई? अतः लिखना पड़ेगा ना क्या कि भाई पटल का जड़त्वाघूर्ण, भाई जो समतल पटल था, समतल पटल का भाई जड़त्वाघूर्ण होगा ना। तो
पटल का जड़त्वाघूर्ण, पटल का जड़त्वाघूर्ण मतलब आईसीएम, समझ गए ना भाई। आईसीएम मतलब यहाँ पर सीएम ना लिख करके यहाँ पर सेंटर सी भी लिखा जा सकता है, समझ गए ना, समझने के लिए, समझ गए ना। आप लोग इतने समझदार खुद हैं कि आपको एक बार बता दिया जाए तो आप लोग समझ जाते हैं, ठीक है, मैं आशा करता हूँ। नहीं अन्यथा आप यहाँ पर आईसी भी लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास समझने के लिए, ठीक है, या फिर आप कहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, ठीक है, नहीं आप लिख लेना, ठीक है। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, या फिर यहाँ पर या करके लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई सी बराबर समेशन एम आर स्क्वायर, समझ गए ना, कोई दिक्कत, ठीक है। या करके हम यहाँ पर आई सी एम बराबर भी लिख सकते हैं और आई सी भी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास को डिनोट करने के लिए सी भी पर्याप्त है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम समीकरण यहाँ पर क्या बना देते हैं, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 बन गया। अक्ष ए बी के परितः, भाई ये अक्ष डी ई के परितः था इतना, ठीक है, इतनी सारी चीजें जो भी लिखी मैं अक्ष डी ई के परितः था भाई। आई सी सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा था ना, तो उसका समेशन एम आर स्क्वायर, ठीक है, और जो कण था कण का जड़त्वाघूर्ण एम आर स्क्वायर हुआ, ठीक है, जो छोटा छोटा कण था उसका है जड़त्वाघूर्ण, और ये पटल का है, ठीक है, तो पटल जो है पटल का जड़त्वाघूर्ण है जो कि डीई के परितः है उसके, ठीक है, डीई अक्ष के परितः जो है, तो उसका द्रव्यमान के वो सॉरी जड़त्वाघूर्ण जो होगा आईसी है। आईसी क्यों, क्योंकि वो डीई जो है द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा था, ठीक है, तो डीई के अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा पटल का वो आईसी बराबर समेशन एम आर स्क्वायर होगा। इसको समीकरण मैंने 1 बना दिया, ठीक है। अब भाई अक्ष ए बी के परितः, तो अक्ष ए बी के परितः भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको भी तो दिखाना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे फार्मूले को, भाई समांतर अक्ष के प्रमेय को, तभी तो हम पूरी तरह से दिखा पाएंगे जो फार्मूला आया था हमारा, ठीक है। तो अक्ष ए बी के परितः क्या भाई, अक्ष ए बी के परितः कण का जड़त्वाघूर्ण, किसका, कण का जड़त्वाघूर्ण, भाई कण ए बी अक्ष ए बी के परितः कण का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा भाई, तो आई बराबर जो होगा वो होगा समेशन का एम और आर प्लस डी का होल स्क्वायर, समझ गए ना, क्या होगा भाई, एम कण का है ना भाई, कण का है ये, ठीक है, तो एम हो गया, और आर जो कण से जो डी अक्ष से जो है कण का डिस्टेंस था वो हो गया आर, ठीक है, और प्लस डी जो है दोनों अक्षों के बीच की दूरी है, तो दोनों का ऐड करके स्क्वायर कर दिया गया है, समझ गए ना। तो ये टोटल है, ठीक है, समझ गए ना, किसका भाई, पटल का जड़त्वाघूर्ण है, ये किसका है, पटल का जड़त्वाघूर्ण, यहाँ पर लिख दिया जाए तो ज़्यादा सही है, आपको दिक्कत ना हो, पटल का जड़त्वाघूर्ण है ये, किसका है, पटल का जड़त्वाघूर्ण, पटल का जड़त्वाघूर्ण है ये, आई बराबर समेशन एम आर प्लस डी का होल स्क्वायर, समझ गया ना। तो भाई पटल का जड़त्वाघूर्ण क्या हुआ, आई बराबर समेशन एम आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब भाई इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, समेशन एम, भाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना फार्मूला, तो इसको तोड़ लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आर डी, ये हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा भाई, सिंपल सा, ठीक है। अब m को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अंदर मल्टीप्लाई समेशन m से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन m आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस का समेशन
एम डी स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर प्लस लगाएंगे बीच में, फिर समेशन 2 लगाएंगे, 2 क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर समेशन क्या हो जाएगा भाई, एम का आर डी, समझ गए ना भाई। यहाँ पे समेशन एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो समेशन एम आर स्क्वायर हो जाएगा, समेशन एम का डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो समेशन एम डी स्क्वायर हो जाएगा, समेशन एम का 2r डी से तो 2 न्यूमेरिक वैल्यू है तो 2 को बाहर ले लेते समेशन से, तो समेशन एम आर डी के हो जाएगा, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाई डी जो है, इसमें जो है यहाँ पर, ठीक है, डी जो है क्या है, डी का मान नियत है, इसे जो है समेशन से, इस समेशन से जैसे 2 को बाहर ले लिए, इसी तरह डी को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या करके हम लिख सकते हैं, ठीक है, या करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, आई बराबर, ठीक है, आई बराबर समेशन एम आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर समेशन एम, ठीक है, और प्लस का 2d समेशन एम आर, समझ गए ना, इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं, ठीक है, समीकरण 2 बना देते हैं। अब भाई समीकरण 2 बन गया, ठीक है। तो समीकरण 2 में क्या, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में भाई क्या होगा, समीकरण 2 में देखिए, ये समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में देखिए क्या भाई करना है, समीकरण 2 में समेशन एम बराबर कैपिटल एम रखना है, क्या रखना है, समेशन एम बराबर एम रखना है, और एम क्या है ये भी जान लीजिए, तो संपूर्ण पटल का द्रव्यमान है, समझ रहे हैं ना हमारी बात। जब मैं कह रहा था कि पूरे पटल का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है, तो ये संपूर्ण पटल, जो पूरा पटल है उस पटल का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम, जो कि समेशन एम के स्थान पर हमें रखना है कैपिटल एम, ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में इतनी सारी चीजें करनी है जो लिख रहे हैं, ठीक है। और समेशन एम आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 के, ठीक है। और ये भाई 0 के क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं नीचे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जानना, क्योंकि भाई 0 क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान केंद्र के परितः, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप सेंटर ऑफ मास चैप्टर हमारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ। द्रव्यमान केंद्र के परितः, द्रव्यमान केंद्र के परितः सभी कणों, क्या, सभी कणों के द्रव्यमानों, सभी कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, समझ गए ना भाई। जो द्रव्यमान केंद्र के परितः सभी कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग क्या होता है, 0 होता है, इसलिए समेशन एम आर बराबर क्या होगा, 0 होगा, समझ गया ना, ठीक है। तो क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के परितः सभी कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, ये वैल्यूज जो हैं हम समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अतः यहाँ पर लिख दिया जा रहा, लिख दें क्या कि अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को ले लेते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से हमें मिल जाएगा भाई, आई बराबर ICM
प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, आई बराबर आई सी प्लस एम डी स्क्वायर के। ठीक है, यही हमारा जो है, इसी को हमें क्या करना था, उत्पत्ति करनी थी इसी की। ठीक है, अब हमारे पास मिल गया। ठीक है, तो इसको हम समीकरण क्या बना देते हैं भाई, 3। ठीक है, यही समांतरिक्ष की प्रमेय है। समझ गए ना। तो आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, या फिर यहाँ पर हम आई सी प्लस एम डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी बुक में जो है आई बराबर सेंटर ऑफ मास को सी से भी डिनोट किया गया है। तो आई बराबर आई सी प्लस एम डी स्क्वायर ऐसे करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, समांतरिक्ष की प्रमेय। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर मैं मेल आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। ठीक है, तो इसी तरह इसका जो समांतरिक्ष की प्रमेय, एक समकोणिक अक्ष की प्रमेय भी है, तो उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और नोट्स पूरी तरह से बना लीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करेंगे, तब आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तब आप कंटिन्यू क्लास कर पाएंगे। और नोट्स का ध्यान दीजिए, नोट्स बनाते चलिए साथ में, क्योंकि लास्ट में एग्जाम टाइम पता चलता है कि मुझे इजी नोट ले लें या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन बैंक ले लें, उससे तैयारी करें, उसमें सब में जो है कहीं ना कहीं फॉल्ट रहता है, कुछ लाइनें सही नहीं रहती हैं, या फिर सही लिखा नहीं रहता है, गलत डेरिवेशंस रहते हैं। इसलिए जो है मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोचिंग जाने से भी अच्छा है कि आप मोबाइल पर पढ़ लीजिए, जो भी डेटा है लगता है थोड़ा बहुत उसका यूज़ करिए बस। ठीक है, वैसे भी आज के युग में सभी के पास स्क्रीन टच मोबाइल हो गया है। ठीक है, तो आप लोग मोबाइल का यूज़ करिए। ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो रहेगी, लेक्चर क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।